सभी सम्मानित साथियों को जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं और निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का कष्ट करें और एक बार जस्टिफाई करें कि हमारी आवाज अब तक आ रही है, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा करनी है आज और बहुत सारे विषय बिंदुओं को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूं, जिसके लिए हर देशवासी, हर भारतीय नागरिक और विशेष तौर से मौर्य समाज के लिए जानना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, अपनी बात को शुरू करें इससे पहले मैं जानना चाहूंगा। अच्छा ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, स्वागत है। शैलेंद्र जी जय भारत, हरज्ञान जी, अरविंद जी, अन्य सभी साथी लगातार जुड़े हैं और अपनी बात को स्लोली स्टार्ट करता हूं। सभी मौर्य वंश को हार्दिक बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं, विशेष तौर से कि एक गालीबाज आशीष तिवारी को हम लोगों ने मिलकर के सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है और निश्चित तौर पर ये बहुत ही सफलता की बात है, मौर्य समाज के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और इस अभियान में जो भी साथी जुड़े रहे हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी को मैं आरपी मौर्य भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि भविष्य में इसी तरह एकता, अखंडता बनाए रखें और निश्चित तौर पर हम लोग मिलकर के देश और समाज की रक्षा करते हुए कम से कम समय में भारत को नई दिशा देते हुए भारत में फिर से स्वर्णिम काल का आगाज करेंगे। साथियों, आज का जो लाइव सेशन है वो आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी उनकी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे तरीके से उनका सोचना और मानना है। जैसे आप देखते हैं कि घर का जो एक गार्जियन होता है वो समझाते 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 थक जाता है, लेकिन जो घर के नालायक सदस्य होते हैं वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उनको कितना भी समझा लिया जाए लेकिन वो वही कार्य करेंगे जो घर के लिए, परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, घर परिवार के विकास के लिए जो है या एकता के लिए परिचायक नहीं होगा। साथियों, ये सबको पता है कि भारत देश के अंदर, मैं घमंड अपने आप में नहीं करता हूं, लेकिन जो है वो बोलना पड़ता है। अक्सर लोग कहेंगे अभिमान नहीं करना चाहिए, तो अभिमान तो मेरे से बहुत दूर है
ये मुझे जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वे समझते हैं, और जो व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं वो भी धीरे धीरे जान जाएंगे। लेकिन बात स्वाभिमान की है, बात तो हक और अधिकार की है, न्याय की है, और उस ऐतिहासिक धरोहर की है जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया, और पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को दिशा दिखाई, मार्गदर्शन दिया। जब इसकी बात आ जाती है तो क्या अपना क्या पराया, तब गुलामी की चीजें जो है, शोषण की चीजें जो है, वो समझ में नहीं आती हैं। और जिसको वास्तव में इतिहास का, पूर्वजों के समर्पण का एहसास नहीं होता है, वो कीड़े मकोड़े की तरह लगे रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। उनको अपना पेट भरने से मतलब है, उनको अपने स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है। दोनों टाइम की पेट भरकर रोटी चाहिए और डकार कर खाए और उसके बाद सो गए। साथियों, लगभग 15 साल होने को हैं, 10 से 12 साल तो हो ही गए मान लीजिए। लगातार समाज की स्टडी कर रहा हूं, देख रहा हूं, परख रहा हूं, लड़ रहा हूं, भिड़ रहा हूं। करते करते आज बीआरपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी आपके बीच में लेकर के खड़ा। लगातार भगवान बुद्ध ने जो कहा है कि समस्या है तो कारण है, कारण है तो निवारण है, सिर्फ उसी मार्ग पर रिसर्च कर रहे हैं। और प्रयास हमने किया कि कोई राजनीतिक गुरु मिले, कोई सामाजिक गुरु मिले आजकल, लेकिन मैं देखता हूं कि आजकल देश के अंदर जिनको आपने गुरु बना लिया वे तुम्हारा ही खून पी जाएंगे, तुम्हारे को भ्रमित करके तुम्हारा ही शोषण कर जाएंगे, तुम्हारा ही घर बर्बाद कर देंगे। ऐसे गुरु को बना करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें गलती गुरु की नहीं होती है, इसमें गलती होती है शिष्य की और गुरु के पीछे चलने वालों की। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे बाबा, बहुत सारे पंडा पुजारी मंदिरों में बैठ करके शोषण कर रहे हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कहीं किसी को जो है बलि चढ़ाई जा रही है, तो कहीं किसी महिला का रेप हो रहा है, तो कहीं कुछ और हो रहा है। सब कुछ लोग जानते हैं। जितने भी बाबा इस देश में काम कर रहे हैं वो सब के सब संत नहीं हैं, वे सब के सब मोस्टली, ज्यादातर 100 में 1 होगा कोई होगा, तो मैं सबकी तो बात नहीं करूंगा, लेकिन 99% में दावा करता हूं वे ढोंगी और शोषण के उद्देश्य से बैठे हुए हैं। फिर भी लोग वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर उनको वास्तव में ज्ञान होता कि देश की, समाज की वास्तविकता क्या है, तो निश्चित तौर पर वे अपना मार्ग बदल देते। और जब वे अपना मार्ग बदल देते तो बाबा की अहमियत कम हो जाती, बाबा की वैल्यू कम हो जाती, बाबा अपनी दुकान को बंद करके भाग जाता। लेकिन नहीं, लोग जा रहे हैं। इसमें आप लाख बता दीजिए, हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ बताया, लोगों को नहीं समझ में आया। तो लोग शोषण के शिकार हो रहे हैं, उनको अगर रोकने का प्रयास करोगे तो वो सीधे ही आपको ही काटने दौड़ेंगे,
ये बात सत्य है। ये बात सिर्फ मंदिर तक ही नहीं सीमित है, ये बात आपके घरों में भी घरों तक भी आती है, जिसको हम बोलते हैं मनुवाद, ब्राह्मणवाद। तो इसकी जो लपटें हैं वो आपके घरों में भी आती हैं, आपके घर तक आती हैं। और वो घर क्या है? पहले आप समाज की बात करोगे, फिर आप अपने घर में भी देख सकते हैं। तो मैं व्यक्तिगत न जाकर के मैं सामाजिक पहलुओं पर अपने जो है विचार को यहां पर रखूंगा। और जो भी साथी हैं वो प्रेजेंट में अगर इस आइडियोलॉजी और विचार को सुन सकते हैं तो ठीक है, आप लगातार बने रहें। और यदि आप बिजी हैं कहीं पर तो थोड़ा समयांतराल के बाद पूरा का पूरा वीडियो आप जरूर सुनिएगा। साथियों, आप सबको पता है कि सब कुछ सोच से होता है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन में आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो निश्चित तौर पर आप उस दृढ़ संकल्प के अनुरूप ही चलेंगे, काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने सोचा कि आशीष तिवारी ने जो पूरे मौर्य समाज को गाली दिया है उसका जवाब देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी उसके दरवाजे पर जाएगी, उसके घर पर जाएगी। और हम देखना चाहते हैं कि आशीष तिवारी की मां ने कितना दूध पिलाया है, जो वो आरपी मौर्य या मौर्य समाज के किसी भाई और बहन का गला काट ले। तो ये हमने सोचा, हमारी टीम अर्थात बीआरपी ने सोचा और सोचा, फिर प्लानिंग बनी, फिर हम गए। लेकिन अगर हम सोचते ही नहीं तो जाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने सोच लिया कि हम आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आपका जो लक्ष्य रहता है उसके अनुरूप ही काम करते हैं। तो अगर आपकी सोच बेहतर है तो आपके हर काम, हर कार्य बेहतर होंगे। लेकिन अगर आपकी सोच निम्न है या आपकी सोच उस स्तर की नहीं है तो आपके कार्य भी ऐसे ही होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसी सोच पर लेना चाहूंगा। यह बात सत्य है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बीआरपी स्वतंत्र रूप से इस देश के अंदर काम कर रही है। स्वतंत्र रूप, किसी की गुलाम नहीं है और किसी के सामने न झुकती है और न डरती है, चाहे वो सत्ताधारी व्यवस्था के लोग हों चाहे कोई और हो। अगर सैद्धांतिक रूप से हमें लग गया कि सामने वाला गलत है तो उसकी कमर तोड़ने में हम कोई कसर छोड़ते नहीं है। साथियों, भगवान बुद्ध ने हमको भिक्षा लेना सिखाया। मैं किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं जाऊंगा। भिक्षा लेना सिखाया, सीधा सीधा फार्मूला है। भिक्षा का मतलब यह है कि जब आप एक संघ चलाते हैं, एक संगठन चलाते हैं वास्तव में, तो बिना भिक्षा के और बिना चंदा के वो संगठन नहीं चलता है। और अगर चलता है तो वो संगठन होता नहीं है, वह मात्र एक कंपनी होती है। मात्र एक कंपनी होती है। एक व्यक्ति की गुलाम होता है, चोरी का, बदमाशी का, लूट का, घसोट का वो पैसा लाता है इधर उधर से करके और पार्टी चलाता है और बताता है कि मैं लोकतांत्रिक पार्टी चला रहा हूं। उदाहरण आपको विश्वास ना हो तो देश जो हमारा चल रहा है, इतना बड़ा
संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, वो देश की जनता के चंदे से चलती है, अर्थात टैक्स से चलती है। बीआरपी वाले जबरदस्ती किसी से पैसा नहीं लेते हैं, जबरदस्ती चंदा नहीं लेते हैं, और यहां तक कि हमारे कार्यकर्ता या हमारे साथी लोग घर पर भी चंदा मांगने नहीं जाते हैं। घर बैठे ही लोग चंदा दे देते हैं, जिसको विश्वास है, जिसको हमारी कार्य क्षमता में अटूट विश्वास है, वे सपोर्ट करते हैं। वहीं पर हमारे ही समाज के छोटे छोटे बच्चे, जिसको भी राजनीति के ABCD नहीं पता है, सोशल मीडिया पे टर्र टर्र खेल रहे हैं, नादान हैं, ना समझ हैं, उनको क्या कहा जाए। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि अगर दिल और दिमाग है तो शांति से एकांत में बैठ करके इस पर विचार विमर्श करिए और फिर स्वतः आकलन करिए कि आरपी मौर्य की बातें कितने % सही हैं और कितने % गलत हैं। और गलत अगर हैं तो लिख करके मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे भेज दीजिएगा। वो ऐसे अंधभक्त लोग हैं जो किसी नेता की गुलामी कर रहे हैं। बीआरपी दावा करती है कि बीआरपी भारत देश की प्रथम और अंतिम पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं अभी सिद्ध कर दूंगा इसको। उनको नहीं पता है, वो देख रहे हैं कि बगल वाली दुकान पे ज्यादा लोग टैं टैं कर रहे हैं तो चलते हैं, वहां पे मजा आएगा। अपनी चिंता नहीं है, अपने भविष्य की चिंता नहीं है, उसको प्रेजेंट की छोड़ो, उसको पास्ट की और फ्यूचर की चिंता नहीं है। बस भेड़िए की तरह लगा हुआ है। जैसे 4 लोग कहीं पर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भी जाके उसके अंदर शामिल हो गया। तो ऐसे लोग यह बोला करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी चंदे से चलती है। तो चंदे से तो चलती है, इसमें कोई बुराई की बात है ही नहीं। और जो नेता आपसे चंदा नहीं लेता है वो नेता महाचोर होता है, महाबेईमान होता है, महालुटेरा होता है। इनको पैसा मिल जाता है फ्री में। जैसे ये गए उनके पास तो 500,000 रुपए चाय पानी बीड़ी सिगरेट का मिल गया, तो मुंह फेरते हुए घुमाते हुए चले आए। अब इनको ना नेता से मतलब है और न नेता को इनसे मतलब है, न नेता को इनको भविष्य बनाना है, न इनको नेता से भविष्य बनवाना है। पान बीड़ी का मिल गया, खाते पीते निकल आए, अगले दिन कितने बजे आना है बता देना, फिर 500 रुपए 1000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं, कभी नेताजी दे जाएंगे। और वो हमको सिद्धांत बताते हैं कि पार्टी चलाने के लिए चंदा लेते हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक हमारे एक्चुअली बीआरपी में हर जाति बिरादरी के लोग हैं। तो जब आशीष तिवारी का मैटर था तो हमारे ग्रुप में कोई तिवारी भी रहा होगा, तो उसको हमारी बातें बुरी लगी होंगी, तो उसने स्क्रीनशॉट जो हमारा मेन ग्रुप इंटरनल ग्रुप है उस ग्रुप से उसने शेयर कर दिया कि आरपी मौर्य ने कहा कि रायबरेली जाने के लिए कम से कम एवरेज हमारा खर्चा 50,000 का है। और 50,000 कोई बड़ी बात तो है। तो उसके लिए आपसे जो भी हो सकता है वो सहयोग करें। तो उसको लेकर सोशल मीडिया पे नाच कूद रहा है कि भाई जो है आरपी मौर्य अपने कमेटी से अपने टीम से 50,000 की डिमांड कर रहे हैं। ये सत्य है, ये तो मैं बता ही रहा हूं, हमें कोई डाउट ही नहीं है। आप कमेटी के किसी सदस्य से या बीआरपी के किसी सदस्य से पूछ लीजिए। अब आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरे इंडिया में घुमाओ, कहां घुमाओ आपकी मर्जी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन चंद अंधभक्तों को मेरा यह कहना है कि
आपने कभी ये पूछा कि जो नेताजी 1,000 रुपए 2,000 4,000 आपको दे रहे हैं वो कब तक देंगे और कहां से लाते हैं? ये पूछने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि आप पार्टी में नहीं, आप कंपनी में जुड़ करके काम कर रहे हैं। आप नेता न बन रहे हैं न बनाने जा रहे हैं। न आपको समाज की समस्याओं से मतलब है और न ही उसका समाधान आपको चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ अपना जेब भरना, और जहां पर खड़े हो गए तो जो है नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे कोई गधा भी हो उसको भी शेर बनाने का प्रयास करते हैं। ये है नेतागिरी आजकल की, जो ये चाटुकार टाइप के लोग होते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक चीज और बता दूं, नोटिफिकेशन चुनाव आयोग का कुछ दिन पहले जारी हुआ था। तो जब जारी हुआ था नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन के दौरान मायावती जी ने बहुत पैसा कमाया, ये तो आप जान ही रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के जो है टिकट बांटती थी, तो पैसा उनके पास असीमित था। उनको चंदा काटने की या 10-10 रुपए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब चुनाव आयोग की छड़ी लगी तो वो जाकर के गांव 10-10 रुपए की चंदा कटवाई, भले ही पैसे उन्होंने अपनी जेब से दिया, लेकिन ये रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया कि जो है हमने सभी से चंदा लेकर के पार्टी का संचालन किया। तो जब आप कोई मजबूत पार्टी बनाने जाते हैं तो उसकी आधारशिला भी मजबूत ही होनी चाहिए, और बीआरपी वही कर रही है। बीआरपी वही काम कर रही है, और बीआरपी की जड़ इतनी कमजोर नहीं कि उसको कोई हिला सके, इस बात का हम दावा करते हैं। साथियों, आगे जो पॉइंट है वो ये है, हमारे समाज की सोच की बात कर रहा हूं। हमारे समाज की सोच में एक सोच और है। वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि आरपी मौर्य या कोई भी, आरपी मौर्य एक जगह कोई भी हो सकता है व्यक्ति, जो साइकिल से चलने वाला व्यक्ति है, वो नेता कैसे बन सकता है? जो पैदल चलने वाला व्यक्ति है, चप्पल पहन करके चलने वाला व्यक्ति है, आम नागरिक की तरह चल रहा, वो नेता कैसे बन सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य के कई सारे अंधभक्त ये बोलते हुए पाए गए कि जो है आरपी मौर्य की औकात स्वामी प्रसाद के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे मूर्खों को मैं आमंत्रित करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य से एक बार हमारी डिबेट करा दीजिए ऑनलाइन, अभी औकात पता चल जाएगी। दूसरा उदाहरण यह है, अगर ये नहीं करा सकते हो तो सुनो, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्या दर्ज है? एक धनानंद था, बड़ा घमंडी, बड़ा एटीट्यूड वाला। वो अपने के आगे किसी को सुनता नहीं था। जब चाणक्य धनानंद के पास गए तो उन्होंने बोला कि महाराज, पीछे से जो है यूनानी सेना आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ी है और आप अपनी जो है तैयारी करिए। तो उसने बोला, अरे दुष्ट, तू मुझे ज्ञान देगा? तेरी क्या औकात है? तेरे ज्ञान का क्या लेबल है? उसने कुछ नहीं देखा। शराब के नशे में धुत अपने धुन में लगा रहा। उसके बाद आपको पता है कि अगले की जटा को उसने काटा और अपमानित करके वहां से भगा दिया। तभी चाणक्य ने क्या कहा कि मैं इस अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इसके साम्राज्य को हिला नहीं दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो ये पूछते हैं कि आरपी मौर्य की औकात क्या है, तो चाणक्य की क्या औकात थी? चाणक्य की क्या औकात थी? और ज्यादा समय उन्होंने नहीं लिया। चंद समय में धनानंद की
कुर्सी जो है ना उखाड़ करके फेंक दिया। और जिसको उन्होंने अपना शिष्य चुना, योद्धा चुना, वो भी कोई राजा नहीं था, वो भी कोई धनवान नहीं था, वो भी कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं था। जो हाल चंद्रगुप्त का था वही हाल चाणक्य का था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे फंडिंग की भी व्यवस्था की, पैसे की भी व्यवस्था की, और समस्या का समाधान जैसे जैसे समस्याएं आती गई वैसे वैसे समाधान भी अगले ने निकाला। और निकालने के बाद धनानंद, जो बहुत बड़ा अमीर आदमी था, सोने चांदी से खेलता था, हालत खराब हो गई, चकनाचूर कर दिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के अंधभक्तों और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने इन अंधभक्तों को सबसे पहले तो डिसिप्लिन में रखा करो, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं वो आलोचना हम करते हैं, सत्यता बताते हैं, हमारे मुख से किसी को गाली नहीं सुनोगे, लेकिन हमारी जो आलोचना है वो तुम्हारे अंधभक्तों को गाली लगती है, क्योंकि परिभाषा ही गलत समझते हैं। और जो मार्गदर्शक है वो खुद ही भ्रमित है, उसको यही नहीं पता उसको करना क्या है। तो अंधभक्तों को हमारा कड़ा संदेश ये है कि वे औकात पर रखने की बात ना करें, ठीक है। औकात समय आने पर दिखा दी जाती है और दिखाएंगे भी। अब बात बता दें, पिछले मीटिंग उसमें भी मैंने आपको बताया था कि औकात बनती कहां से है, या स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उनकी औकात बनी कहां से। हमारे एक बड़े गुरु जी इलाहाबाद के थे, कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। उन्होंने राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी एक बनाई थी और जय सम्राट का नारा सबसे पहले उन्होंने दिया था। उनके यहां बैठे थे, बता रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इलाहाबाद में उनके घर पर रह करके पढ़ाई करते थे, किसी तरीके से फ्री में कमरा पाए हुए थे। समाज के नाते जो है उनसे पैसे भी नहीं लिए जाते थे। धीरे धीरे करके वो राजनीति में एंट्री किए होंगे। तो किसी तरीके से उनका काम चलता था। हमारा काम किसी तरीके से नहीं चलता है, आप जाके यहां से घर तक पता कर लेना। और उसके बाद जब राजनीति में आए तो समाज ने एक एक रुपए जोड़ करके जो है कोई जीप खरीदी। और मैं उसका अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि समाज की जो दुआएं थी वो चाहे कैसी भी हो बहुत अच्छी होती हैं। समाज ने प्रयास किया कि हमारे समाज का नेता खड़ा होगा, लड़ेगा, हक अधिकार दिलाएगा। और जैसे ही आगे चल करके इनको हवा लगी, हवा लगने के बाद ये बीएसपी, सपा, बीजेपी, मतलब ना जाने कहां कहां जहां जहां पर भटक सकते थे, कूद कूद कर नाच नाच कर अपना घर, परिवार, बेटा और बेटी को बना लिया। आज पूरे मौर्य समाज के नेता बने बैठे हैं। पूछना चाहता हूं मिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज तक इनके अंधभक्त कहते मिलते हैं सोशल मीडिया पे, कभी कदार देखते हैं कमेंट वगैरह। आज तक कोई ऐसा उदाहरण बताओ कि जहां पर आपने निर्णायक युद्ध लड़ा हो, कोई आप बताओ। आप में और आपके कार्यकर्ताओं में यह हिम्मत नहीं है जो बता सकें कि इस युद्ध को हमने लड़ा है, सामाजिक युद्ध को लड़ा है और विजय हासिल की है। अपने चंद लोगों को कहीं सरकार में हो तो नौकरी लगा दिया, चपरासी बना दिया, किसी को फोन करके किसी का घर टूट रहा रुकवा दिया, किसी की जमीन जायदाद का छोटा मोटा लफड़ा वो क्लियर करवा दिया,
करवाया होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मेरी नॉलेज में भी एक आया था मैटर, उसमें भी आप असफल रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आपने किसी का करवाया होगा, अगर करवाया होगा तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो बस क्या समाज का जो विकास है वो इन्हीं एक्टिविटी के चलते हो जाएगा? आपकी क्या आइडियोलॉजी है? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? बसपा में गए तो जय भीम, बुद्ध को छोड़ दिया आपने। सपा में गए तो जय समाजवाद, बाकी सब भूल गए। बीजेपी में गए तो जय श्री राम, बाकी सब भूल गए। और जब वहां से आए गंगा स्नान करके, तो अब समाज को ज्ञान बांट रहे हैं, समाज को ज्ञान दे रहे हैं, समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, मौर्य समाज को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, हैं? मौर्य समाज को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि मौर्य समाज खून की होली खेले? हैं? ये सिर्फ आपके लिए? आपको सत्ता इतनी प्यारी है, आपको गद्दी इतनी जल्दी चाहिए, तो गद्दी मान लेते हैं, आपको दिला भी देते हैं हम लोग। तो कहां तक करोगे? बेटा बेटी तक सीमित रहोगे, बहू तक सीमित रहोगे, नाती पोते तक सीमित रहोगे, कि उसके बाहर भी कभी आओगे? हैं? आपने अगर पार्टी बना ली है, ठीक है, हो सकता है कि आपको ग्लानि हुई होगी, जो एक्टिविटी आपने करी अभी तक उससे आपको पछतावा हो रहा होगा कि हमने जो पूरी जिंदगी कूद 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 करके इधर उधर बहुत गलत किया। ठीक है, बहुत गलत किया, तो हर व्यक्ति से गलती हो सकती, मैं मान सकता हूं। तो आपने समाज को ये लिखित जो है पैमाना जारी किया कि मैं इन सिद्धांतों पर, इन फार्मूलों पर काम करने जा रहा हूं और ये मेरा सिग्नेचर है, और अगर मैं इन फार्मूलों से गलत हटता हूं, इधर उधर आता हूं, तो मेरा समाज परित्याग कर दे, मेरा बहिष्कार कर दे, ऐसा आपने लिख करके दिया। और जिस पार्टी को आपने बनाया तो है नहीं, कहीं से उठा लिया टाइम पास। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी नाम से कुछ थी, अब वो हवा में उड़ गई, अभी दूसरी कोई आई है। अब दूसरी कोई आई है, कितने दिन तक चलेगी इसका कोई भरोसा है नहीं। पार्टी अपनी बना लिया और समाज के अंदर उनको, उन लोगों को ले लिया, 2 4 10 लोगों को जो आपसे सवाल ना पूछते हो, जो सवाल ना करते हो, बस आपको हुक्मरान बना करके आपकी जी हजूरी करते रहें, ऐसे लोगों को आपने साथ ले लिया है। मौर्य समाज का वोट आपका भी है, मौर्य समाज का वोट हमारा भी है, मौर्य समाज का वोट और किसी का भी है, जो ग्राउंड बेसिक वोट है। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया अकेले? किसी से आपने पूछा कि भाई साहब हम ये करने जा रहे हैं? मतलब साफ है कि आपको अपने पैसे, अपने जो है चतुराई और अपनी बदमाशी पर घमंड है कि हमसे बड़ा जो है तर्राम खा कोई नहीं है, और जो हम करेंगे, बीजेपी में जाएंगे तो वो सही है, सपा में जाएंगे वो सही है। समाज हां में हां मिलाता रहेगा, समाज हां में हां नहीं मिलाएगा। अब वो भूल जाइएगा, चंद जो अंधभक्त हैं ना, वो लग करके आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, वो चंद अंधभक्तों को ये ज्ञान नहीं है। अभी ज्ञान दे रहा हूं मैं, सुनते जाइएगा, अभी मैं ज्ञान उनको भी दे रहा हूं, उनको ज्ञान नहीं है इसलिए वे लगे पड़े हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको अभी वास्तव में आपको बता दूं कि आप सम्राट अशोक और तथागत गौतम बुद्ध के वंशज कहलाने के अधिकारी भी नहीं है। उसका कारण क्या है कि आपको बुद्ध और सम्राट अशोक का जो सिद्धांत फार्मूला था उसका ज्ञान भी नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि मेरी आपसे व्यक्तिगत कोई भड़ास है, ये समाज के हित की बात है इसलिए बोलना पड़ रहा है। और ना मैं आपको चाहता हूं कि आप से मैं आगे निकल जाऊं, मैं भी नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं आप प्रायश्चित करो, और आपको अगर कोई गुरु नहीं मिला तो फिर से आप स्टडी करिए और आप उस वास्तविक मार्ग को अपनाइए जो सम्राट अशोक का मार्ग था। हम आपके साथ खड़े हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते अगर वास्तव में है
वो सत्य के मार्ग पर। लेकिन आपके जो गुरु हैं, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो बुद्ध का मार्ग नहीं है, वो सम्राट अशोक का मार्ग नहीं है, वो कांसीराम का मार्ग है। कांसीराम ने बोला तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। क्या अधिकार था कांसीराम को बोलने का? कांसीराम ने पूरी अपनी राजनीति में कभी बुद्ध का नाम लिया? कभी बुद्ध का प्रयोग किया उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक नई राजनीति को खड़ी की जो 85-15 की बात कर रहे थे। इतिहास को आप पढ़ लीजिएगा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और उस समय 90-10 की लड़ाई बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी भी लड़ रहे थे, लेकिन उसी कांसीराम ने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। वाह वाह, क्योंकि आपका भला हो रहा था। उत्तर प्रदेश के राजा मंत्री आप ही बनने वाले थे, और उस 85-15 की लड़ाई में उलझ गए। उलझते 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 अंदर से बाहर कांसीराम के रंग में रंग चुके हैं आप। कांसीराम के रंग में रंग चुके हैं। तो अगर 85-15 का नारा कांसीराम ने दिया है तो भगवान बुद्ध ने क्या दिया है? भगवान बुद्ध ने कहा भवतु शब्द मंगलम। उन्होंने मानव मानव में भेद नहीं किया, तुमने तो भेद कर दिया। तुमने 85-15 की लड़ाई खड़ी कर दी। क्या 15% वालों को देश से निकाल दोगे? किसी के माई के लाल में दम है, क्षमता है, या 15% वाले 85% वालों को निकाल देंगे? और किस आधार पे ये 85-15 का आकलन कांसीराम ने किया है? कांसीराम अभी होते तो मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे पाते। बस जिसके जो मन में आया वो लेकर के लग गया, जिसके जो मन में आया वो अपनी राजनीति खड़ी कर दिया। भगवान बुद्ध का जो वास्तविक मार्ग है, जहां से शुरू हुआ ना, अगर उसको आपने छोड़ा, जिसने भी छोड़ा, उसका पतन निश्चित है, उसका पतन निश्चित है। ध्यान रखिएगा, कांसीराम का पतन हो चुका है, मायावती खत्म हो चुकी है। और किसका नाम बताऊं? और किसका नाम बताऊं? जो सबसे बड़ी पार्टी थी। और आप भी भटके हुए हैं, आपका अस्तित्व तो ज्यादा दिन नहीं है। उछल कूद आप कर लीजिए, रास्ता साफ है। बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला आपका ये ड्रामा। अभी आजकल आप लाइव थे, एक वीडियो मैंने आपको देखा, ललई सिंह पेरियार का आप लाइव होकर के अपनी बात कह रहे थे जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। उसमें कह रहे हो नमो बुद्धाय जय भीम। अरे नमो बुद्धाय जय भीम तो ठीक है, ये मुझे बताओ सम्राट अशोक को कहां घोल के पी गए? और फिर सम्राट अशोक को इग्नोर किया जा सकता है क्या? भगवान बुद्ध के बाद सम्राट चंद्रगुप्त भी आते हैं, सम्राट जो है अशोक भी आते हैं? तो आपने सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त का नाम लिया नहीं और भीम का नाम लेकर के रट रहे हो। क्यों? क्यों मुझे बताओ ना। क्योंकि आपको आदत पड़ गई है जय भीम बोलने की, हैं? आपको आदत पड़ गई है ना जय भीम बोलने की। तो काहे मौर्य लिखते हो? आप लिखो ना कि मैं दूसरी कैटेगरी वाला मौर्य हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौर्य बने घूम रहे हो दिन भर जय भीम जय भीम जय भीम। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे देश के लिए काम किया ना। संविधान का अगर गठन किया, अध्यक्षता की, या बनाया या बनवाया, जो भी किया उन्होंने तय किया, तो क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अकेले एक जाति के थे? लेकिन उनको एक जाति में पिरोने का काम किसने किया? किसने एक जाति का बनाया है? मायावती ने बनाया, कांसीराम ने बनाया, और किसने बनाया? तो अभी आप कांसीराम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो पहले तो आप ये पढ़िए कि सम्राट अशोक अगर इतने ज्ञानी थे तो वो फिर बुद्ध को क्यों नहीं छोड़ दिए? उन्होंने कहा सर्वलोकहित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है, तो सर्वलोकहित में काम कर रहे हैं देखो। और उन्होंने जो बुद्ध ने कहा वो पूरी चीज को धरती पर उतार दिया, धरती पर उतार दिया उन्होंने, और भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। आज मोदी जी किस फार्मूले पर चल रहे हैं? मोदी जी फार्मूले पर चल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। भले उनके मन में खोट हो, काम करें ना करें, बुद्ध विरासत को गिरवा दें, बुद्ध पर कब्जा कर लें, वो अलग बात है। लेकिन सामने से बंदा बोलता है सबका साथ सबका विकास, और ये कहते हैं नहीं ब्राह्मण भारत छोड़ दो, पंडित भारत छोड़ दो। मैं मानता हूं
कि सदियों से गुलामी आपकी हुई है। मैं मानता हूं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था शोषणकारी व्यवस्था है, इतिहास इसका गवाह है, लेकिन उसका समाधान क्या है? हैं? 4 लोगों को लेकर के आपने एक गैंग बना ली और भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने निकल पड़े। अगर समाज को जोड़ना है, आपके अंदर कैपेसिटी है, तो समाज में और भी नेता थे, जोड़ो उनको सैद्धांतिक रूप से। जो आपसे सवाल करते हैं जोड़ सकोगे? और याद होगा आपको, जब एकीकरण का अभियान मैंने चलाया था, लखनऊ में मैंने एक कार्यक्रम रखा था समाज की एकता के लिए। आप उस समय बीजेपी में थे और जब आपसे मिलने गए तो आपने क्या बोला कि मैं बीजेपी की प्रोटोकॉल में हूं। अब उस समय आप बीजेपी के प्रोटोकॉल में हैं, मतलब तब आप जो है मलाई चाट रहे थे, तब बढ़िया बढ़िया था। अब वहां से निकल के आए हैं और उम्र हो चुकी है, तो अब नया स्टंट खड़ा कर रहे हैं। मतलब सारा कुछ आपके हिसाब से चलेगा, जो आप चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे समाज आपके पीछे घूमेगा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ही मौर्य समाज है क्या? मैं पूछना चाहता हूं अंधभक्तों से, स्वामी प्रसाद मौर्य ही मौर्य समाज है? अगर स्वामी प्रसाद ही मौर्य समाज है तो मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है और उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम ही मौर्य समाज हो। मौर्य समाज अगर हो तो सम्राट अशोक बनना पड़ेगा। सम्राट अशोक बनने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। केवल आप ब्राह्मणों को गाली दे दे करके और हिंदू धर्म का विरोध कर करके केवल और केवल आप समाज के युवाओं को उकसा रहे हो। कोई जेल जा रहा है तो कोई मारा जा रहा है, तो कोई पीटा जा रहा है, तो कोई कटा जा रहा है। एक नहीं न जाने कितने उदाहरण है जो मैं आपको दूं। मैं पिछली लाइव में भी बताया था, वाराणसी का एक जो है मौर्य समाज का बंदा अमित नाम का है, वो उल्टा सीधा लिख रहा था। अरे मैं कह रहा हूं यार तुम अपना काम करो ना। अगर मैं कह रहा हूं रास्ते में कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है तो आप साइड होके चले जाओ ना, पड़े रहने दो। अब तुम कूड़े को बांध के गले में लटकाए घूम रहे हो, कूड़ा है कूड़ा है कूड़ा है, गंदगी है गंदगी है गंदगी है, हैं? तो खुद गंदे नहीं होगे। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था सबसे बड़ा दंड जो होता है वो ब्रह्म दंड होता है। जिसको खत्म करना उसका नाम लेना बंद कर दो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है हिंदू धर्म क्या है तो नाम लेने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है नाम लेने के लिए? और जब तुम खुद को हिंदू नहीं मानते हो तो उसमें एंटर करने का क्या मतलब है तुम्हारा? हैं? उसमें एंटर करने का क्या मतलब है? आज तक इतना दिन हो गया, आपने बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बनवाने की बात करी? कभी बनवाने की बात करी हो तो मुझे बताओ। बुद्धिस्टों को हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा गया है, कभी उनको अलग करने के लिए कोई नियम कानून बनाने की बात करी? अंतरी मंत्री तो रह चुके हो, कभी नहीं सोचा, कभी दिमाग में बात नहीं आई। आए दिन समाज के अंदर जब युवा जेल में जाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, शोषण किए जाते हैं, उनके खिलाफ FIR होता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कभी किसी युवा को फोन करके बोले हो कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं? एक नहीं कई उदाहरण दे दूंगा। आपके ही समर्थक जेल गए हैं, आपके ही उकसाने पर समाज का बंदा जेल गया है, लेकिन नहीं। नेताजी ऐसे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, फोन करो तो फोन नहीं लगता। उसके बाद जो है उत्तर देंगे 3 दिन के बाद, तब तक पुलिस वाले रपट के ले गए और 2-4 रापटा मारे खींच के कान पे, उसकी गर्मी उतर जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे जेल से निकल के आए ना, बड़बड़ करते रहते थे, और जब पुलिस वालों ने उनको लात घूंसा मारा तो उनकी सारी जो गर्मी उतर गई। बड़ी क्रांतिकारी जो बन रहे थे। अरे बुद्धिस्ट हो तो बुद्धिस्ट का नाम, बुद्ध का नाम लीजिए और अपना काम अपने तरीके से कीजिए। बुद्ध का प्रचार प्रसार करिए, किसी ने रोका है? बुद्ध का प्रचार प्रसार अगर कोई करता है तो आप सबसे पहले, अगर कोई रोकता है प्रचार प्रसार करने से, सबसे पहले मेरे को बताओ, उसका इलाज हम निकालेंगे। लेकिन आप हिंदू धर्म की जगह जगह बुद्ध कथाएं हो रही हैं। ये छोटी छोटी जो लड़कियां होती हैं दिन भर, वो बुद्ध का प्रचार प्रसार कम करती, सम्राट अशोक के बारे में कम बताती हैं। बताती क्या है? दुर्गा जी ऐसी थी, काली जी ऐसी थी, हैं? गणेश जी में सूंड कैसे लग गया? अरे लग गया तो उनकी समस्या है ना।
जब तुम्हारा धर्म नहीं है तो क्यों नाम ले रहे हो? तुमने छोड़ दिया ना, छोड़ दिया तो क्यों जा रहे हो उस गड्ढे में, बताओ मुझे। ब्राह्मण उसको मान रहा है, वो पूजेगा, वो बुलाएगा जिसको बुलाना है, तुम्हारा तो नहीं है ना। ये बात को सुन लीजिए, जितने भी बुद्धिस्ट हैं, मैं बता रहा हूं आपको, या तो बुद्धिस्ट कहलवाना छोड़ दीजिए, और या फिर हिंदू धर्म को गाली देना छोड़ दीजिए। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के उकसाने पर आपने काम किया और मारे गए, पीटे गए, तो ये समझ जाइएगा मैं फोन करके और बोल दूंगा 4 लट्ठा और मारो। ध्यान रखिएगा। जो नेता बनता है, नेता के अंदर नेतागिरी करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, समाज को बैलेंस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे पहले पीरियडिटी उसकी ये होनी चाहिए कि जहां कहीं पर भी समाज फंसेगा, जहां कहीं पर भी समाज का गर्दन कटने की बात आएगी, सबसे पहले नेता गर्दन कटवाएगा। पूछो स्वामी प्रसाद मौर्य से जाएंगे। अभी अमित तिवारी ने गाली दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग थे, कौन लोग थे मुझे आइडिया नहीं, एक दिन पहले अनाउंस हुआ और सारे लोग वहां पहुंच गए रायबरेली धरना करने के लिए। धरने में कोई नेता नहीं, कई लोग मिले, बोले भैया हम तो चले गए, सूचना मिली, और वहां कोई था ही नहीं, सब ऐसे हवा में कूद रहे हैं, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है। बताओ, इतनी भीड़ अगर होती, इतनी भीड़ में तो कोई ना कोई नेता बना देते आप, दिमाग अगर होता तो। एक बंदा 5-5, 6-6 गाड़ी लेकर के आया और निराश होकर के चला गया। आज यही लोग दावा ठोक रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के अंधभक्त, कि हमने गिरफ्तार करवा दिया। अरे गिरफ्तार करवा दिया तो क्यों नहीं उस दिन गिरफ्तार करवा दिया? आरपी मौर्य ने पहले से घोषणा कर रखी थी 31 तारीख को हमको जो है आशीष तिवारी के घर जाना है, तो 27 को करने की क्या जरूरत थी? चले आते वहीं पर साथ में मिलकर के सर कटवाते। लेकिन तुमको राजनीति करने की जल्दबाजी पड़ी रहती है। तुम सोचे कि अगर मैं 27 को कर लूंगा तो आरपी मौर्य फ्लैप हो जाएगा, आरपी मौर्य नेता नहीं बन पाएगा। यही दर्द है ना। तो आरपी मौर्य नेता बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, आप जैसे लोग रोक नहीं पाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठान लिया है हमने। अब आप सोचिए, आशीष तिवारी के घर पे पहुंचने से पहले आशीष तिवारी की गिरफ्तारी हो गई। इतना ही सोचिए आप, बीआरपी की पावर क्या हुआ। और वहां पर न जाने कितने लोग हो जाते, इसकी कोई गिनती नहीं थी। कुछ लोग बोले अरे 4 लोग गए थे, 10 लोग गए थे, 4 लोग 10 लोग गए थे। पहले तो ये आप देख लीजिए जितने लोग रहे हो। दूसरी बात ये कि हमारी बात कंटिन्यूअसली स्थानीय प्रशासन से और जो विपक्ष में है, आपने एक ऑडियो सुनी होगी, वो कैप्टन वाला जो शेयर कर रहा था, उससे भी मैंने बोला, हमने बोला स्वामी प्रसाद मौर्य समाज नहीं है। हमको इस बात का दर्द नहीं है कि तुमने स्वामी प्रसाद मौर्य से तुम्हारा विवाद चल रहा है या तुमने उनको बोला है, ये मेरा मैटर नहीं है। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे नहीं तो हम काहे के स्वामी प्रसाद मौर्य के? मुझे बताओ ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जब हमारे नहीं तो हम स्वामी प्रसाद मौर्य के कैसे हो सकते हैं? हमको नहीं मतलब है। लेकिन आशीष तिवारी, तुमने जो है पूरे मौर्य समाज को गाली दिया है, और मौर्य समाज को गाली दिया, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और या तो 2 रास्ता है आपके पास, मुझे ये भी नहीं है कि बदला आपको लेना, जेल भेजना है। हमने कहा या तो माफी मांग लो, मैंने उससे संदेश भिजवाया, हमने कहा माफी मांग लो, अभी आपको 2 घंटे का टाइम है, और या तो फिर तैयार रहो, हम आ रहे हैं। लखनऊ में निकलने से पहले मेरी बात हुई, और ये इंटरनल मैटर था, मैं चाहता तो सोशल मीडिया में भी वायरल कर देता, लेकिन उसने वायरल कर दिया। ठीक है, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है उसको। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, ये मौर्य समाज कैसे हो सकता है? मुझे बताओ ना आप। आरपी मौर्य अकेला मौर्य समाज कैसे हो सकता है? जो डिसीजन में ले लूंगा वो सब सही रहेगा। क्या पता मैं अपने स्वार्थ के लिए ले रहा हूं, अपने घर के लिए ले रहा हूं, अपने परिवार के लिए ले रहा हूं। बलिदान तुम दे रहे हो, समाज बलिदान दे रहा है। कभी इसके बारे में सोचा है?
तो आशीष तिवारी की गिरफ्तारी हमारे जाने के मात्र 1-1.5 घंटे पहले सूचना मिल गई कि हां सर हमने जो है इसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब जब गिरफ्तार हुई सूचना चारों तरफ सोशल मीडिया वगैरह पे फैल गई, तो जो लोग दूर दराज से आ रहे थे तो उनमें डीजल पेट्रोल क्यों फूकेंगे? मुझे बताओ। हमारा जो उद्देश्य था कि जो है या तो वो हमारा सर काटे, तो जब वो है नहीं तो वो सर कैसे काटेगा? उसके घर पे हमें जाना था, घर पे जा करके क्या करते हो तो भविष्य बताता, लेकिन जब वो है नहीं तो घर पे जाने का कोई मतलब था नहीं। हम लोग गांव के नजदीक जा करके लौट करके आए, नजदीक का मतलब उसी गांव में, और वहां पर लोगों का दहशत इतना है कि कोई हम लोगों के बीच में खड़ा होने को तैयार नहीं था कि भैया क्या इससे क्या। 2-4 मौर्या वहां पर आए और वो लोग इधर उधर करके रास्ता बताए, ऐसा है वैसा है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आए। ये कंडीशन है वहां पे आशीष तिवारी की। और मैटर कुछ नहीं था, मैटर सिंपल है कि 2-3 लोगों में बात चली, बढ़ते बढ़ते जो है राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बन गया। पूरे मौर्य समाज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व की वजह से जो है गाली खाया। और हम बुद्ध के अनुयायी हैं। हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य एक जो है शराबी और एक तड़ी पार टाइप का बंदा नहीं है। हम सबको भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ले जाकर के वहां रायबरेली में एक शराबी के पीछे पूरे मौर्य समाज को लगा दिए। वाह रे वाह, क्या राजनीति है। और इस कंडीशन में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको भागे रास्ता नहीं मिल रहा है, सच्चाई तो यह है। और इस वजह से आप पूरी तरह पागल है मानसिक रूप से। भागे रास्ता इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एक तो उम्र हो गई। अब उम्र हो गई तो आपको डायरेक्ट सीएम बनना है। सीएम बनने का रास्ता है नहीं कोई। अगर आप अपना स्टंट बनाओगे तो मैं बता रहा हूं कि एक भी सीट निकाल नहीं पाओगे, गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, लिख लो। एक भी सीट नहीं निकाल पाओगे तो कहां जाओगे? सोच लो। सपा में चले गए तो थोड़ा बहुत पा सकते हो, फिर आप गुलामी करोगे। बीजेपी में चले गए तो थूक कर चाटने के बराबर हो गया, और बसपा में चले गए तो फिर वही कहानी हो गई। तो खत्म है राजनीति आपकी। फालतू में आप कूद रहे हो। संन्यास ले लो, कम से कम बुद्ध बन जाओ और प्रायश्चित करो और अपना काम करो। आपको पता है कि आपके मौर्य समाज में मात्र मुश्किल से 10 से 12% या 15% लगा लो, बहुत ज्यादा 20% लगा लो, बुद्धिस्ट होंगे। बाकी 80% क्या है? बाकी 80% सुबह शाम ओम जय जगदीश हरे और हनुमान चालीसा पढ़ करके सुबह सुबह घर से निकलते हैं। क्या जान रहे हो? तुम हिंदू धर्म को गाली दे करके उनका आप सपोर्ट ले पाओगे? नेता बन पाओगे? क्रांति करना है तो राजनीति छोड़िए और अपनी विचारधारा को जय भीम में लेकर के आइए। किसने रोका है? अभी तो सम्राट अशोक महान के फॉलोअर बने ही नहीं। अभी तो आप बस जो है या तो SC ST के पीछे चले हैं और या तो ब्राह्मणों के पीछे चले हैं। ब्राह्मणों के पीछे चला तो जय श्री राम बोलना सीखा और उनकी सेवा करनी सीखी, और इधर SC ST के पीछे आ गए तो जय भीम सीख गए। सवाल मैं करूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी वास्तव में बुद्ध के फॉलोअर नहीं थे। उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। एक होता अपनाना दिल से और एक होता है दिखाने से। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अपना लिया था तो मेरा सवाल है देश के सभी विद्वानों से पूछना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा क्यों लिखी? 22 प्रतिज्ञा जो है वो बाबा भगवान बुद्ध के फार्मूले में आता है क्या? है? भगवान बुद्ध ने पंचशील का मार्ग दिया। अब आरपी मौर्य आ गया तो 6 शील बता दे उसमें। इतना बड़ा विद्वान आरपी मौर्य हो गया है क्या? तो जिसने आया है वो अपना अपना वाद स्थापित किया है। अपने अपने जो दिमागी खेल था, जो अपनी जो है दुख दर्द संवेदनाएं जो भी थी,
उसको अपने तरीके से पेश करके अपना एक वाद स्थापित करने का काम किया है कि मतलब भगवान बुद्ध खत्म हो जाए, सम्राट अशोक खत्म हो जाए और हम लोग आएंगे अपने तरीके से चलाएंगे, हैं? अब लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि सम्राट अशोक को लाने वाले जो है वो भीम साहब थे, जय भीम साहब थे। तो सम्राट अशोक को लाने वाले जय भीम थे, भगवान बुद्ध को लाने वाले जय भीम थे। विदेशों में जो चल रहा है वो कौन लेकर आ रहा है? देखिए, मैं जो भी जिसने भी योगदान किया मैं उसके प्रति शुक्रगुजार हूं। मेरा मतलब किसी का अपमान करने का नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है कि बुद्ध का जो वास्तविक मार्ग है उस वास्तविक मार्ग पर चलने की जरूरत है। अब बुद्ध बाबा साहब के पीछे नहीं चलेंगे। कान खोल के सुन लीजिए SC ST वाले। और जितने भी यहां पर घूम रहे हैं, मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद से पूछना चाहता हूं, बड़े अनुभवी हैं, बड़े पैसे वाले होंगे, अपने घर के होंगे, हमसे क्या लेना देना। लेकिन आरपी मौर्य का इतिहास है, ठीक है ना, जितना आपने पूरी जिंदगी में नहीं किया उससे ज्यादा मैंने अभी 10 साल में कर दिया। अयोध्या की लड़ाई के दौरान स्वामी प्रसाद जी आप कहां थे? आपके जो नुमाइंदे हैं ना, टटर पटर करते रहते, कहां थे ये? अभी पैदा हुए हैं क्या मेढक? कहां थे ये सब? पता ही नहीं है। कोई केस आज ने बुद्धिज्म के नाम पे फाइल की हो तो मुझे बता दियो। कोई नहीं फाइल की। आरपी मौर्य, जब मुन्नीलाल मौर्य की हत्या हुई, ब्राह्मणों ने बुरी तरीके से काटा, 5 दिन वाराणसी की धरती पर अकेला बैठा रहा, अकेला अकेला। इतना समाज की सोच घटिया हो गई है कि समाज का वह व्यक्ति समाज के साथ खड़ा हो। अरे भाई, मेरे साथ ना खड़ा है ना तो बाबू सिंह कुशवाहा को प्रधानमंत्री बना देता, स्वामी प्रसाद को प्रधानमंत्री बना देता समाज। ये समाज की गलती यह है कि यह समाज घर से नहीं निकलता है। यह देखेगा कि मुझे बना बनाया पकौड़ा चाहिए, मुझे पकौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यह समाज इतना सक्षम होता तो आज चाहे बाबू सिंह होते, चाहे स्वामी प्रसाद, कोई भी होता, वो प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन समाज तो कहां साथ खड़ा होता है? 1500 रुपए 500 लोगों को लेकर के आप जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाओगे? और विचारधारा आपकी कुछ है नहीं, कभी ये विचारधारा, कभी वो विचारधारा, कभी वो विचारधारा। किसी तरीके से तो हम समाज को जागरूक कर रहे हैं और उसके बाद ये आकर के ब्राह्मणों को लड़वा रहे हैं। यहां जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। अरे ब्राह्मण में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के पुजारी हैं, हर जाति बिरादरी में है। मैं 5 दिन वाराणसी के शास्त्री घाट पर बैठा रहा, रातों दिन आंदोलन हमारा जारी रहा। योगी आदित्यनाथ ने घुटने टेक दिए, सारे शर्तें उनकी मान ली। और वहीं बगल में एक मंदिर था, उस मंदिर का जो पुजारी था वो लगातार जो है हम लोगों की देखभाल और सेवा करता था। सेवा का मतलब पानी पिलाना या भैया भूखे हो प्यासे हो जो भी था। एक दिन जो है बारिश हुई जो है जबरदस्त तरीके से, और रात में मैं था और भीग रहा था। और रात में बैठने का कोई शौक नहीं है, जिंदगी में कभी मजदूरी नहीं करी। स्वामी प्रसाद सुन लीजिए। लेकिन समाज के नाते रात को 12 बजे 1 बजे रात को बारिश में भीग रहा था आरपी मौर्य, केवल इसलिए कि अगर मैं वहां से हट गया ना तो पुलिस वाले जितने भी लोग हमारे साथ थे उनको लाठी डंडा मार के जो है वो पूरे जो धरना था हमारा उसको कैंसिल कर देते हैं। तो आरपी मौर्य की बात कर रहे हैं आपके ये चमचे जिनको ABCD भी नहीं पता है। कहीं आपने कुछ ऐसा किया हो तो पोस्टर जारी करवा देना, हम भी देख लेंगे, समाज को भी बता देंगे कि आपने क्या किया है। कितनी कहानियां मैं बताऊं आपको। और एक बात स्पष्ट बता दूं, हमारे समाज में
समाज की भी जो सोच है ना, वो घुटनों तक है, घुटनों तक मैं बता रहा हूं। जितने बुद्धिस्ट जगे हुए हैं, वो जगे तो हैं, जगे तो हैं, जगने के बाद भी वो इधर उधर कूद रहे हैं। उनको न संघ पता, न संगठन पता। और जितने लोग बुद्धिस्ट बने, सब नेता बने हैं एक तरफ से। संघ का कोई अनुशासन नियम नहीं है कि भाई किसी भी संगठन में रह करके उसको मजबूत करे ढंग से। और जो संगठन बने भी तो कायराना हरकतें कि मुझे नहीं बोलना है, इन सब में। दिल्ली में हमारे बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जब युद्ध करने की बात होती, आंदोलन करने की बात आती, तो हाथ जोड़ लेते, भैया मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? काहे के लिए संगठन बनाए हो? काहे के लिए बुद्ध बुद्ध कर रहे हो? चूड़ियां पहनने के लिए? अभी वो कानपुर वाला मैटर आ गया है। कानपुर बुद्ध विरासत है, ठीक है, वो भगवान बुद्ध का पार्क है। भगवान बुद्ध का जो पार्क है, उस पार्क को योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा होगा, चल रहा है, शिवालय बना रहे हैं। तो शासन सत्ता उनकी है, तो पास करेंगे, बनाएंगे। लेकिन आप जो है, जो दिन भर ब्राह्मण 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 चिल्ला रहे हो सोशल मीडिया पे, कभी एक होने की बात करी? कभी पूरे उत्तर प्रदेश में जितने संगठन है सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात करी कि चलो सारे लोग एक साथ मिलकर के कमेटी बना करके हम लोग युद्ध करते हैं? है ही नहीं क्षमता। अभी मैं कॉल करके आपको दिखा दूं, 10 तारीख 5 तारीख को मीटिंग रख देता हूं, भाई देखिए कोई संगठन वाला वहां पहुंचेगा नहीं। विनयाचार्य जी जेल में थे। विनयाचार्य जी को 20 बार मैंने बोला कि पहले बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बनाइए। उनको लगी थी क्रांति करने की। पैसे आ रहे होंगे कहां से, अब आप जान ही रहे हो, लफड़ा हो गया था वहां पे। उसके बावजूद किसी ने आवाज नहीं उठाई। पटना के गांधी मैदान में आंदोलन करने के लिए मैंने घोषणा करी, और यहां दिल्ली से मैं पटना के गांधी मैदान गया, अकेला गया, अकेला। मैंने ये सोचा ये था कि बुद्धिस्ट लोग बहुत घूमते रहते हैं, तो वहां पर जो है कम से कम 1500 लोगों की भीड़ तो हो ही जाएगी। वहां देख रहे हैं किसी कोई लेना देना ही नहीं है। विनयाचार्य जी जेल में हैं, आराम से 3 से 4 महीने के बाद जेल से बाहर निकल करके आए। ये हमारे बुद्धिस्ट लोगों की सक्रियता है। एक भंते जो है सुमित रतन, वो अलग चल रहे हैं। एक अंबेडकर साहब के पुजारी हैं, वो जो दिन भर जय भीम करते, वो अलग चल रहे हैं। ठीक है, सब इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना। जब कहीं पर बात करने की बात आएगी तो कोई नजर नहीं आएगा, देख लेना। अभी ये जो क्या कहते हैं कानपुर वाला मैटर है, ये भी कब्जा हो जाएगा, रोक नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। और अगर रोकना है तो बताइए, चलिए खड़े हो जाइए। आरपी मौर्य सबसे आगे है, सबसे आगे है, और सबसे ज्यादा खर्च करेगा, सबसे ज्यादा काम करेगा। जितने भी संगठन वाले हैं, अगर मेरी बात को सुन रहे, फोन करिएगा मुझे। लेकिन किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो आगे बढ़कर के काम करे, मैं जानता हूं ना। एक भाई साहब वहां पे अभी एक वीडियो आया हुआ था कहीं पर, वो बता रहे थे जो है कि जिंदा रहना, जिंदा का प्रमाण देना है, हम इस बुद्ध स्थल को खत्म मतलब करने नहीं देंगे, चाहे यहां जान चली जाएगी। तो जान चली जाएगी, समझ नहीं आ रहा है, बताओ अकेले जान देकर क्या करोगे आप? हैं? सारे जितने उत्तर प्रदेश में सारे संगठनों की लिस्ट बनाओ और सबको बुलाओ ना, सबको बुलाओ, एक कमेटी तैयार करो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करो। हर समस्या का समाधान है। सरकार को काउंटर करने का, टैकल करने का, कंट्रोल करने का, लगाम लगाने का बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन कब? जब वास्तविक लड़ाई लड़ोगे तब। चमचागिरी करना हो कि तुमको ज्यादा लड्डू मिल रहा है, तुम वहां कूद गए। यही मौर्य समाज में आप देखो, एक सपा 2-4 सपा में कूद रहे हैं, 2-4 बसपा में कूद रहे हैं, 2-4 बीजेपी में कूद रहे हैं। उसके बाद हमको बता रहे हो, सपा ही कहेंगे आरपी मौर्य गलत है, भाजपा ही कहेंगे आरपी मौर्य ऐसे गलत है, बसपा वाले वो दूसरे तरीके से कहेंगे आरपी मौर्य गलत है। ले, आरपी मौर्य गलत है, तुम सही जा रहे हो, बिल्कुल। कांसीराम ने कहा था पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा। हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं? हमारे समाज के लोग विक्रेताओं के पीछे चल रहे हैं और कहेंगे
कि कैंडिडेट अपना होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो चलेगी। कभी जिंदगी में नहीं उठ पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। विचारधारा बदल लीजिए, स्वाभिमान की जिंदगी जीना शुरू करिए। और समाज के तमाम लोगों ने समाज में गंदगी फैला रखी ना, पैसे ले दे करके ऐसा वैसा वैसा फैला रखी होगी जिसकी जो कर्म था। लेकिन आरपी मौर्य बीआरपी के गाइडेंस में आता कुछ नहीं है। बीआरपी आपसे सिर्फ ₹1 की डिमांड करती, सदस्य बनिए, काम लीजिए। अभी यहां पर बहराइच में मौर्य जी की बेटी को मुसलमानों ने मार दिया बुरी तरीके से। वो ना उनका मेडिकल करा पाए ढंग से, ना एप्लीकेशन लिख पाए, मैटर हल्का हो गया। कौन सा वकील है जो फ्री में काम करता है? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी फ्री में काम करने के लिए तैयार है, फ्री में FIR लिखवाने के लिए तैयार है। अब जुड़ो तो सही। दिमाग में लगाए बैठा रहे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो है अभी नहीं आएगी। तुमको जल्दी लगी पड़ी है क्या सरकार बनाने की? हमको नहीं है, 78 सालों से तो जल्दी पड़ी है। फिर क्या किया है? जो पेड़ लगाओगे उसको पहले सींचोगे, पालोगे, बड़ा करोगे। जब बड़ा होगा तभी तो कहोगे हमारा घर है, हमारा पेड़ है। और सींचे पाले हो नहीं, इंतजार किए हो नहीं, बस हो गया तो जिंदगी भर कूदते रहिए। आपका बेटा पैदा होता है तो बेटा क्यों पैदा करते हो? दूसरे के बेटे से काम चला लो फिर। अब बेटा पैदा होता है तो उसको 18 साल 20 साल पाल पोष के पढ़ा लिखा के बड़ा करते हो, तब उससे रिजल्ट पाते हो ना कि हमारे घर परिवार की रक्षा करेगा। ₹1 खर्च नहीं किए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के लिए और बस भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके घर पे जो है 25 गाड़ी लेकर पहुंचे। कैसे संभव है भाई? तुम हमें मजबूत करोगे तो निश्चित तौर पर हम आपको मजबूत कर देंगे। लेकिन भटके रहो, छटांग छटांग भर के लड़के जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, बकवास करते रहते बिना मतलब की। अब इनको क्या करोगे बताओ मुझे? अभी सामने पड़ जाए तो अभी सुसु निकल आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं साथियों, लेकिन यह है कि जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने किया है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पूरी प्लानिंग थी कि समाज भड़काओ, राजनीति करो, भड़काओ, लड़ाओ और राजनीति करो, उचित विफल हो चुकी है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ब्राह्मणों में, मौर्यों में लड़ाई नहीं होने वाली है, इस बात को लेकर आप कंफर्म रहिए। कहीं पर भी ऐसा कुछ होगा तो हमारी एंट्री सबसे पहले होगी, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और रही बात लड़ाई की तो आगे पीछे सब कुछ देखना समझना पड़ता है। अगर हम कहीं पर भी कुछ नम्रता दिखा रहे हैं किसी के प्रति तो आप इसको हमारी कमजोरी मत समझ लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सम्राट अशोक हूं, महान हूं, लेकिन सम्राट अशोक का कट्टर फॉलोवर समर्थक हूं, अपना आदर्श और गुरु मानता हूं और जरूरत पड़ेगी तो ये सिद्ध कर देंगे। तो ये हमारी कमजोरी मत समझ लेना कि हम मार्ग से भटके हैं। बस समाज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें संविधान का अनुपालन करते हुए उचित दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। और अगर लोकतंत्र नहीं होता तो फिर सम्राट अशोक वाली स्टाइल में काम करना कितना आसान था। किसी की नहीं सुननी, बस तलवार उठाओ और जिधर से जाओ रास्ता साफ। वो जमाना अभी नहीं है। तो सरकार कब बनेगी कब नहीं बनेगी इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। पहले अपना संगठन मजबूत करिए और संगठन मजबूत करने के बाद रास्ता अपने आप निकल आएगा। जैसे आपने 78 सालों तक जो है इधर उधर भटके कुछ नहीं मिला, वैसे 2 4 5 साल और सही। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे लगकर एनर्जी खराब कर रहे हो, उनके भड़काऊ भाषण में आ रहे हो, जा रहे हो, नहीं मानोगे करके देख लो ना। मैं तो भविष्य बता दिया उनका। भविष्य क्या है? भविष्य कुछ नहीं है, खत्म है। ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। उन्हें तो स्वामी प्रसाद मौर्य करके देख लें, स्वतंत्रता पूर्वक लड़ करके एक सीट निकाल करके देख ले, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। तो साथियों, भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल बहुत ही शैतान किस्म का था। ठीक है, उसके पास गए, उसके बाद बोले कि जो है रुक जा रुक जा। तो वो कंफ्यूज हो गया कि किसको रुकने की बात कर रहे हैं।
खुद तो चले जा रहे हैं, हमको कह रहे हैं रुक जा। तो भगवान बुद्ध ने पलट के देखा ही नहीं, फिर वो आगे जाकर के उनसे खड़ा हो गया और बोल रहा है कि जो है किसको रुक जाओ की बात कर रहे हो, तुम तो खुद ही भागे जा रहे हो। तो भगवान बुद्ध जो है इतनी आसानी से तो बोलते थे नहीं। थोड़ी देर वो चुप रहे, देखे, मुस्कुराए। उनके चेहरे से जो तेज प्रताप था उससे वो बहुत मुग्ध मोहित भी हुआ। तो उसको उन्होंने पूरा ज्ञान दिया, धीरे धीरे करके जब उसको अपने पाले में ले आए। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को यहां से रुकना पड़ता है, यहां से, दिमाग से रुकने, शरीर के चलने रुकने से कोई मतलब नहीं है, यहां से रुकना पड़ता है। मन स्थिर तो सब काम बेहतर होता है। और मन चला है, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, ज्यादा पाने के चक्कर में कभी किधर कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है, बंदर की तरह। तो ऐसा व्यक्ति कभी बुद्ध का अनुयायी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मौर्य समाज के लोगों, बेहतर नेतृत्व तो आप चुनिए, आपको कभी पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पैसा नहीं बांटूंगा, ध्यान रखना, अपने पैसे से पेट्रोल डीजल डलवा करके रैली में आना पड़ेगा। इस चक्कर में मत रहना कि मैं नेताजी से पैसे लेकर के अपना घर भरूंगा। हाँ, अगर आपने नेताजी के लिए काम किया तो इतना जरूर कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है राज करेगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। बाकी किसी का कोई सवाल है तो इधर उधर से कोई सवाल अगर है तो डायरेक्ट मेरा नंबर है यार, आप डायरेक्ट बात करो ना, तरीके से बात करो, तरीके से उत्तर देंगे। बदतमीजी करी तो महाबदतमीज है, मैं बता दे रहा हूं, एकदम क्लियर बता रहा हूं। आशीष तिवारी से मैं निपट सकता हूं तो तुम्हारी की कोई बात नहीं है, मैं इतना समझो। आशीष तिवारी के घर जा सकता हूं, सामने मिलता तो क्या होता कुछ पता नहीं था, तो कुछ भी कर सकता हूं, आप ये समझिए। गुंडा नहीं हूं, मवाली नहीं हूं, ध्यान रखना, बहुत साधारण घर परिवार से बिलोंग करता हूं, लेकिन हर परिस्थितियों से निपटने की कैपेबिलिटी रखता हूं। ये भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की पावर है, तो संघ में पावर तो होती है, ये आप जानते ही हैं। बस इसी संघ को महासंघ बनाने की जरूरत है, फिर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगी है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और जिनको अच्छी लगी है उनसे अपील है कि वो अमल करें इस पर और बेहतर समाज का निर्माण करते हैं, और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग बेहतर तरीके से काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।